हाय एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये आपका है द अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में। किसके बारे में? द अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में। तो ये चैप्टर डिस्कस करने से पहले फिर वही बातें हैं कि जो सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपको सारे वीडियो वगैरह जितने भी हम लोड करेंगे वो आपको मिलते चले जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में। है क्या ये? कहते हैं कि द अमेरिकन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस लेड टू द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कि एक तरह से जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था ना, तो यही एक तरह से लीड बना था, कारण बना था किस चीज का? तो बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। यह चीज ध्यान में रखनी है बातें को। तो हाउएवर barely 85 years later, कितने 85 years later के बाद में, 85 years later के अगर हम लोग बात करते हैं बाद में जाकर के, अमेरिका वॉज फेस्ड विद द सिविल वॉर। और अमेरिका जो था ना एक तरह से सिविल वॉर से उसको फेस करना पड़ा था। एंड दैट वाज द ईयर ऑफ द 1861 टू 1865। ये समय की एक तरह से ये बातें थी। तो अब आती है बात का कि ये सिविल वॉर का एक तरह से अमेरिका को फेस करना पड़ा था। तो ये सिविल वॉर होता क्या था? तो सिविल वॉर के बारे में दिया गया यहां पर मैंने लिखा है कि अ वॉर बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ अ सेम कंट्री और द नेशन। मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी लड़ाई जो किसके बीच में होगा? तो ऑपोजिंग ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स के बीच में होगा। वो सेम कंट्री का हो सकता है या फिर सेम नेशन का हो सकता है। इसके बीच की लड़ाई को ही एक तरह से सिविल वॉर का नाम दिया गया था। एंड दैट थ्रेटेन्ड द यूनिटी एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। और इसे क्या हुआ कि जो एक तरह से यूनिटी थी या फिर इंटीग्रेशन था नेशन का, उसको एक तरह से थ्रेट होना पड़ा था उस समय में। अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट पीछे आते हैं और दैट इज द बैकग्राउंड। इसी में जो है ना इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, क्यों ऐसा हुआ था, इसी के बारे में हम लोग समझते हैं और सुनते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि अमेरिका आफ्टर 1776 was broadly divided into the two halves। कहते हैं कि अमेरिका जो था ना 1776 के बाद, 1776 के बाद जो था वो टू हाफ्स में ना एक तरह से जो था वो डिवाइड हो चुका था। कितने हाफ्स में? टू हाफ्स में डिवाइड हो चुका था। एंड द नंबर वन द नॉर्दर्न एंड द सेकेंड वन द सदर्न स्टेट। कौन कौन सा? तो एक तरह से द नॉर्दर्न स्टेट बन चुका था, द नॉर्दर्न स्टेट, और दूसरा जो स्टेट बना था वो था आपका सदर्न स्टेट का। ये दो हाफ्स में जो था ना अमेरिका उस समय में एक तरह से मतलब डिवाइड हो चुका था। ओके, अब हम लोग आते हैं नॉर्थ में। कहते हैं कि द नॉर्थ इन द 19th सेंचुरी एक्सपीरियंस और ट्रेमेंडस इंडस्ट्रियल स्पॉट विथ अ लार्जर नंबर ऑफ द टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। कहते हैं कि उस समय में ना अगर नॉर्थ में अगर हम लोग चलते हैं तो नॉर्थ में क्या था 19th सेंचुरी में एक तरह से एक्सपीरियंस हुआ था ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल स्पॉट का। अब हम लोग आते हैं, ये जो वर्ड आपके पास में स्पॉट दिया हुआ है SPURT, स्पॉट का मीनिंग होता है कि मूव विथ अ सडन ब्रस्ट ऑफ स्पीड। मतलब एक तरह से इंडस्ट्रियल जो ब्रस्ट मतलब मूवमेंट थी ना उसमें में, ये एक तरह से बहुत ही आगे लार्जर नंबर ऑफ टेक्सटाइल फैक्ट्री वगैरह को, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, बिग एज अ सेटअप, ये सारे के सारे चीज जो था ना वो एक तरह से सेटअप होने लगा था। एंड द साउथ डिपेंड, कहते कि ये तो नॉर्थ की बात हो गई, एंड द साउथ डिपेंड हैवली ऑन द एग्रीकल्चर एंड द प्लांटेशन। और अगर हम लोग साउथ की बात करते हैं, दक्षिण की बात करते हैं, तो वो लोग बेसिकली डिपेंड थे किसके ऊपर में? तो एग्रीकल्चर के ऊपर में और प्लांटेशन के ऊपर में। वहां पर में कॉटन, शुगर केन एंड द टोबैको वेयर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। कहते हैं कि वहां पर में टोबैको की बात करें या फिर हम लोग कॉटन की बात करें या फिर वहां पर में एक तरह से शुगर कैन की बात करें, तो ये सारे के सारे मेन क्रॉप्स के रूप में ग्रो किए जाते थे। एंड दिस वाज बिकॉज द क्लाइमेट वाज सुटेबल फॉर द ग्रोइंग द कैश क्रॉप। और इसके पीछे भी कारण था कि ये सारे के सारे कैश क्रॉप को उगाने के लिए ना, उपजाने के लिए ना, वहां का जो क्लाइमेट था ना वो बड़ा ही सुटेबल था। एंड वर्क ऑन दिस द लेबर इंटेंसिटी द प्लांटेशन वाज डन entirely by the slabs brought from the अफ्रीका। और ये जो काम होता था ना उस समय में, ये जो स्लैब्स वगैरह लाए जाते थे अफ्रीका के द्वारा, उसी स्लैब्स के द्वारा ही वहां पर में एक तरह से काम किया जाता था। यहां तक ये बैकग्राउंड हो गया। अब हम लोग आते हैं बैकग्राउंड के बाद में कुछ कॉजेस का पॉइंट दिया हुआ है, उसमें से कुछ कॉजेस को आज हम लोग डिस्कस करते हैं।
अब हम लोग आते हैं कॉजेज में, कहते हैं कि देयर वर द मेनी कॉजेज दैट लेड टू बी द अमेरिकन इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर। अगर हम लोग ये अमेरिकन सिविल वॉर की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज वगैरह थे, बहुत सारे कारण वगैरह भी था। नो सम ऑफ देम जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें से कुछ के बारे में मतलब डिस्कस करते हैं। वो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 में आते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में दिया है क्या कि नॉर्थ हैड एन इंडस्ट्रियल बेस। हमने नॉर्थ और साउथ दोनों की बात की थी, याद है या नहीं? तो साउथ में मैंने क्या कहा था, वहां पर में एग्रीकल्चर चल रहे थे, प्लांटेशन चल रहे थे, लेकिन नॉर्थ के जो पोजीशन था वहां पर में आपका इंडस्ट्रियल स्पॉट वहां पर में फैला हुआ था। तो ये तो पता चल गया हमें कि द नॉर्थ हैड एन इंडस्ट्रियल बेस। नॉर्थ के पास में क्या था, एक तरह से इंडस्ट्रियल बेस थी, एंड व्हाइल द साउथ वाज एग्रीकल्चरल। और साउथ क्या था, एक तरह से एग्रीकल्चरल था, मतलब वहां पर में एग्रीकल्चर किए जाते थे, खेतियां की जाती थी। एंड द नॉर्थ वांटेड द इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशंस फैसिलिटीज दैट इन द टर्न वुड एड इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब नॉर्थ क्या चाहता था कि वहां पर में खास करके अगर कम्युनिकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें ना, तो ये फैसिलिटी और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बात की जाती थी, जिससे क्या होता, तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो नॉर्थ में और ज्यादा से ज्यादा हो सकता था। एंड द साउथ वाज अगेंस्ट द साउथ चेंजेस। लेकिन साउथ जो था, दक्षिण का जो साइड था इसका ना, वो ठीक इसके अगेंस्ट था, इस चेंजेस के अगेंस्ट था, बिकॉज कुछ रीजन थे। इट फील दैट सच चेंजेस वुड अफेक्ट द सॉइल्स फर्टिलिटी ऑलरेडी, एडवर्सली। कहते हैं कि उस समय में ये वो सोचता था खास करके साउथ कि ऐसे चेंजेस होने से क्या होगा ना, तो वो ऐसा सोचता कि ये चेंजेस जो था ना वो एक तरह से वुड अफेक्ट कर सकता है सॉइल्स की जो फर्टिलिटी थी उसके ऊपर में। तो अगर सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर में अफेक्ट करेगा तो साउथ में फिर प्लांटेशन कैसे होंगे, साउथ में फिर एग्रीकल्चर कैसे होगा। तो ये सारी की सारी बातें जो थी ना वो दोनों में ऑपोजिट था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कहते हैं कि नॉर्थ जो सेकंड पॉइंट, अब इसके बाद में जो हम लोग इसी का जो कॉजेस का जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया, अब सेकंड पॉइंट में हम लोग आते हैं। कहते हैं कि द नॉर्थ एंड द साउथ क्लैश्ड ओवर द क्वेश्चंस ऑफ टैरिफ। कहते हैं कि नॉर्थ और साउथ की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ये दोनों के ऊपर में क्या था, एक तरह से क्लैश हुआ करती थी। किस बात को लेकर के, तो क्वेश्चंस ऑफ टैरिफ का। अब ये टैरिफ वर्ड आपका जो दिया गया है ना, तो उस टैरिफ वर्ड का मीनिंग भी समझना आपके लिए जरूरी होगा। टैरिफ का मतलब रहती है टैक्स और ड्यूटी। इसका मतलब समझिए, अ टैक्स और ड्यूटी टू बी पेड ऑन अ पार्टिकुलर क्लास ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट। मतलब क्या होगा कि एक तरह से टैक्स या फिर ड्यूटी जो पेड किया जाता था किसी भी पार्टिकुलर क्लास ऑफ इंपोर्ट्स के लिए या फिर एक्सपोर्ट के लिए। तो ये चीज जानना भी जरूरी था कि उस समय में नॉर्थ और साउथ के बीच में ना हमेशा क्लैश हुआ करती थी ओवर द क्वेश्चंस ऑफ किसके लिए, तो टैरिफ के लिए। द नॉर्दर्न स्टेट प्रिफर्ड प्रोटेक्टिव टैरिफ एज इट वुड मेक द फॉरेन गुड्स मोर एक्सपेंसिव। किससे, देन द लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से। अब जो नॉर्दर्न खास करके हम लोग बात करते हैं ना नॉर्थ का, वो एक तरह से ना प्रीफर्ड क्या करता था, प्रोडक्टिव टैरिफ के लिए, क्योंकि तो वो एक तरह से बनाना चाहता था क्या कि जो फॉरेन गुड्स वगैरह है ना, इट वुड मेक द फॉरेन गुड्स मोर एक्सपेंसिव। मतलब क्या फॉरेन गुड्स जो वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसिव हो सके, किसके, किससे, देन द लोकली जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हुआ करता था उससे। अब बात तो आगे बढ़ गई, कहते हैं कि दिस इज इन अ टर्न वुड द इंक्रीज द डिमांड फॉर द लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड। अब इससे क्या होना, इसके टर्न में क्या होना, एक तरह से दिन से दिन क्या होता है, इंक्रीज होने लगा डिमांड वगैरह लोकली में। किस चीज का, जो लोकली वहां पर में ना एक तरह से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वगैरह था, इसका डिमांड जो था वो ज्यादा होने लगा। एंड द साउथ ऑन द अदर हैंड, ये तो नॉर्थ की बात थी, लेकिन अगर हम लोग साउथ इन द अदर हैंड अगर बात करते हैं, फील दैट सच टैरिफ्स वेयर unfair and aim at the disturbing the economy of the southern state। और जो साउथ वाले जो स्टेट वो एक तरह से ये फील करने लगे क्या चीज के बारे में, उसी चीज के बारे में कि ये टैरिफ से क्या होगा ना, तो एक तरह से अनफेयर होगा और एम जो होगा वो डिस्टर्बिंग हो जाएगा। किसके लिए, तो इकोनॉमी ऑफ द सॉदर्न स्टेट के लिए। मतलब सॉदर्न स्टेट का जो इकोनॉमिक है वो एक तरह से क्या होने लगेगा, तो उसके लिए एक तरह से खतरा हो सकता है, जिसको हम लोग डिस्टर्ब कहते हैं ना, उस तरह से डिस्टर्ब हो सकता है। ये बातें जो थी वो सॉदर्न के स्टेट में हुआ। सो दिस वाज बिकॉज द सॉदर्न स्टेट इंपोर्टेड अ वाइडर वैरायटी ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉरेन मार्केट्स देन द नॉर्दर्न
कंट्रीज। अगर हम लोग नॉर्दर्न काउंटर पार्ट्स की बात करते हैं ना, तो सॉदर्न जो एक तरह से स्टेट था ना, वो क्या करने लगा, तो इंपोर्ट करने लगे और वाइडर वेराइटी ऑफ गुड्स जो था ना, वो एक तरह से फॉरेन वगैरह से, ना कि नॉर्दर्न काउंटर पार्ट से। नाउ फर्दर द टैक्सेस वर द लीड, कहते हैं कि बाद में जाकर के टैक्सेस जो थे ना, ये भी लीड की गई ऑन अ मेनी सॉदर्न गुड्स के ऊपर में, एंड दैट वर द शिप टू फॉरेन कंट्रीज एंड एक्सपेंसेस दैट वाज नॉट ऑलवेज अप्लाइड टू द नॉर्दर्न गुड्स ऑफ द इक्वल वैल्यू। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो खास करके सॉदर्न वगैरह, सॉदर्न का जो स्टेट था, वो टैक्सेस वगैरह को भी लिमिट कर दिया बहुत सारे सॉदर्न गुड्स के ऊपर में, जो खास करके फॉरेन कंट्रीज को ना एक तरह से शिफ्ट किए जाते थे, वहां पर भेजे जाते थे। और इतना ही नहीं, एक्सपेंसेस दैट वाज नॉट द ऑलवेज, मतलब खास करके जो खर्चे वगैरह नॉर्थ साइड में नॉर्दर्न गुड्स पर में ना इक्वल वैल्यू पर में नहीं भी हुआ करता था, वहां पर वो लोग ये सब भी और करने लगे। तो ये आपका अगला पॉइंट, मतलब जो था उसके बाद वाला पॉइंट, ये आपका कंप्लीट हो गया।